हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि मासिक चक्र होता क्या है। तो मासिक चक्र दो मेंस्ट्रुएशन के बीच के पीरियड को हम मासिक चक्र बोलेंगे। मतलब कि एक मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद अगले महीने दूसरा मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो इसके जो बीच के पीरियड है या इस पीरियड में जो भी चेंजेस होता है उसको हमने क्या बोल दिया, आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र। अब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में, यूट्रस और ओवरीज में 28 डेज में, जिसके कारण क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो शेड ऑफ हो जाएगी या फिर टूट जाएगी, जिसके कारण क्या, जो भी ब्लड होगा वो वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन। और इसमें होने वाले चेंजेस, मतलब कि एक साइकिल और दूसरी साइकिल के बीच में जो भी ये पूरा चेंजेस हुआ है उसको हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर माहवारी या रजोधर्म बोला। अब जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक एग रिलीज होगा, जिस प्रक्रिया को हमने अंडोत्सर्ग बोला। सिंपली टर्म में हम बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो शेड ऑफ होगी। शेड ऑफ होने के कारण वो ब्लीडिंग के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर आएगी। इस प्रक्रिया को हमने मेंस्ट्रुएशन और इस प्रोसेस को हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मासिक धर्म बोला। अब मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या फिर सामान्य मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलते हैं यूमेनोरिया। सेकंड आ जाता है डिफ़िकल्ट मेंस्ट्रुएशन, या फिर जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेट में दर्द या फिर पेन होता है, इस कंडीशन को हमने बोला डिस्मेनोरिया। फिर थर्ड आ जाता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हमने एमेनोरिया बोला। अब अगर एक फीमेल की बात करें तो एक फीमेल में एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है। और किसी भी फीमेल की या फिर किसी की रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 15 से 45 के बीच में, यानी कि 30 साल। फिर हम बोल सकते हैं कि या एक फीमेल पूरी लाइफ में कितनी बार मेंस्ट्रुएट करेगी या फिर कितनी उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। तो 13 × 30 तो 390, या फिर हम इसको अप्रॉक्स बोलते थे 400, यानी कि एक महिला अपनी पूरी लाइफ में 400 बार उसको क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। फिर नेक्स्ट हम पहले स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी या प्यूबर्टी की जो स्टेजेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जो साइंटिस्ट टेलर और मार्शल थे, उन्होंने क्या किया है, प्यूबर्टी की स्टेजेस को डिस्क्राइब किया। टैनर और मार्शल ने प्यूबर्टी की स्टेज को डिस्क्राइब किया और उन्होंने एक निमोनिक्स दिया, टैब GM, जिसका मतलब क्या है, T फॉर थैलार की, A फॉर एडिनार की, P फॉर प्यूबार की, G फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और M फॉर मेनार की। ठीक है। सबसे पहले जब प्यूबर्टी आती है या प्यूबर्टी की जो स्टेजेस है वो स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो फीमेल में ब्रेस्ट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो इस घटना को हम बोलेंगे थैलार की। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, जो एक्सिलरी हेयर है या बगल के बाल है उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, जिस घटना को हमने क्या बोला, एडिनार की। उसके बाद क्या होता है, जो प्यूबिक हेयर है वो डेवलप होने लग जाते हैं, जिसको हमने प्यूबार की बोल दिया। फिर क्या होगा, हाइट या मसल का जो मास है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस स्टेज को हमने बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट आ जाता है स्टार्टेड ऑफ मेंसेस। यहाँ बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मेंसेस है उसको हमने क्या बोला, मिनार की या रजोधर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आवर्त चक्र है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं या वो होता कैसे, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, 1 डे और 28 डे। अब 1 से 7 दिन के पीरियड को हम क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुएशन पीरियड या फिर ब्लीडिंग फेज बोल देंगे। फिर 7 से 14 दिन या फिर 19 दिन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। इस टाइम पे क्या है, फीमेल के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करे। ठीक है। फिर 19 दिन से जो 28 दिन या फिर 22 से 28 दिन का पीरियड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट पीरियड। इंटरस्टेट पीरियड मतलब कि इस टाइम पे क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस हुए थे या मेंस्ट्रुएशन के कारण चेंजेस हुए हैं, वो फिर से क्या है, रिकवर होने लग जाएंगे। तो इसको हम इनफर्टाइल पीरियड भी बोल देंगे। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें 2 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, या बोल सकते हैं 2 फेजेस होती है। ठीक है। पहला है यूट्राइन चेंजेस और सेकंड है ओवेरियन फेज। यूट्राइन चेंजेस को यानी कि जो गर्भाशय में चेंजेस होते हैं उसको हमने यूट्राइन चेंजेस में बोला, क्योंकि 2 साइकिल चल रही है, दोनों ही क्या है, 1 से 28 दिन की चलेगी।
ठीक है। जो यूट्राइन चेंजेस होंगे वो भी साथ में चलेंगे, ओवेरियन चेंजेस है वो भी साथ में चलेंगे, और दोनों कितने दिन तक चलेंगे, 1 to 28 डेज तक। अब सबसे पहले हम यूट्राइन चेंज या जो गर्भाशय में चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो यूट्राइन चेंज है उसकी भी 3 फेज होती है। पहली है मेंसुरेशन फेज, सेकेंड है पॉलीफेरेटिव फेज और थर्ड है सिक्रीटरी फेज। मेंसुरेशन फेज की बात करें तो ये 1 से 5 दिन की होगी। पॉलीफेरेटिव फेज की बात करें तो 6 से 14 दिन तक चलेगी, और सिक्रीटरी फेज 15 से 28 दिन करेगी। इनकी जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है वो भी सेम ही है। अब सबसे पहले मेंसुरेशन पीरियड क्या है, 1 से 5 दिन की होगी, और इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लीडिंग फेज। इस टाइम पे क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसके कारण वैसोकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आएंगे। ठीक है, वैसोकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होंगे जिसके कारण क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट होने लग जाएगी, यानी कि उसका टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और वही एंडोमेट्रियम टूट कर क्या है, ब्लीडिंग के थ्रू वजाइना से, ब्लीडिंग के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगी। तो ये क्या हो गई, मेंसुरल फेज। अगर मेंसुरेशन फेज में ब्लड लॉस की बात करें तो कितना होता है, 20 से 80 ml, और एवरेज हम बोल देते हैं 35 ml एग्जैक्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉलीफेरेटिव फेज, जो 6 से 14 दिन के बीच में होगी। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अब ब्लीडिंग फेज तो खत्म हो गया है, तो अब क्या है, जो एंडोमेट्रियम है फिर से बनना शुरू करेगी। तो इसमें क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वैसो डायलेटरी इफेक्ट आने लग जाएंगे। ठीक है, जो वेसल्स है वो डायलेट होने लग जाएंगे। जितना डायलेट होगा तो जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनको क्या है, ब्लड फ्लो मिलेगा अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो रीजनरेट, यानी कि पुनः निर्माण होना उसका शुरू हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 3 to 4 mm। तो ये क्या था, पॉलीफेरेटिव फेज। अब नेक्स्ट आ जाता है सिक्रीटरी फेज। अब सिक्रीटरी फेज 15 से 28 दिन की होगी। इसमें क्या होगा, ईस्ट्रोजन के साथ साथ जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो एंडोमेट्रियम है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, या बोल सकते हैं हम एंडोमेट्रियम रीच इट्स मैक्सिमम थिकनेस। ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल प्रॉपर जितनी होती है उतनी हो जाएगी। तो कितनी है, 5 to 6 mm। अब नेक्स्ट साइकिल आती है ओवेरियन साइकिल। ये क्या आती है, हमारी यूट्राइन साइकिल। जो यूट्राइन चेंजेस थे वो क्या, कौन कौन से थे वो बताए। अब आ जाते हैं ओवेरियन चेंजेस की, जो ओवरीज है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ओवेरियन चेंजेस में भी 3 फेज आ जाती है। पहली है फॉलिकुलर फेज, जिसको कूपिक चरण भी बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज, और थर्ड आ जाता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज है ये, सॉरी। अब जो फॉलिकल फेज है वो 5 से 13 दिन के बीच में होगी, क्योंकि जो ओवेरियन चेंजेस है उसमें क्या है, मेंसुरेशन पीरियड नहीं आता है, ये मेंसुरल पीरियड नहीं आता है। 1 से 5 दिन का हमारा ब्लीडिंग पीरियड होता है, लेकिन जो ओवेरियन चेंजेस है वो 5वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर फेज 5 से 13 दिन की होगी, ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन अपना रिएक्शन दिखाएगी, और जो ल्यूटियल फेज है वो 15 से 28 दिन में। ठीक है, अब पहला आ जाता है फॉलिकुलर फेज, जिसको हमने कूपिक चरण भी बोला। 5 से 13 दिन की होगी ये फेज। इस फेज में क्या होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जो फॉलिकुलर है वो रिलीज हुए हैं उसको मैच्योर करने का काम करेगा। जिस फॉलिकल को हमने क्या बोला, ग्राफियन फॉलिकुलर, यानी कि फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकुलर है उसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, किसके थ्रू, इसमें क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, जिसका काम क्या होगा, जो ये फॉलिकुलर है, प्राइमरी फॉलिकुलर, उसको क्या बना देगा, ग्राफियन फॉलिकुलर में। अब फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकुलर बनकर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा ओव्यूलेटरी फेज, जो कौन से दिन पे होता है, 14th डे पे। इसमें क्या होगा, जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकुलर है ना वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये क्या है, यूट्रस है। यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, 2 से 4, 4 से 6। ये क्या है, फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है। जब क्या होगा, यहाँ पे एलएच हार्मोन आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस फॉलिकुलर को रप्चर करने का काम करेगा। ठीक है, अब जब ये फॉलिकल रप्चर होंगे तो जो ओवम है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। और ये वाला जो स्ट्रक्चर बचा इसको हमने क्या बोल दिया, ग्राफियन फॉलिकल।
ठीक है। अब क्योंकि ये किसके कारण हुआ था, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब जब LH क्या है अपने पीक पे होगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया LH सर्ज। LH सर्ज कब होगा, बिफोर द ओव्यूलेशन। LH हार्मोन इंक्रीज सडनली बिफोर 32 to 36 आवर ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। ओवुलेशन जिस टाइम पे ओवुलेशन होना होगा या उससे थोड़ा पहले क्या होगा, 32 to 36 आवर से पहले LH का जो LH हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये डिक्लाइन कब होगा, आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाएगा 12 से 14 आवर के बाद, जब ओवुलेशन हो जाता है ना, तो उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, जो LH का लेवल है ना उसको कम करने का काम करेगा। इसलिए 12 से 16 आवर जब ओवुलेशन हो जाता है उसके 12 से 16 घंटे बाद इनिबिन आ जाएगा। और इनिबिन क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके लेवल को डिक्रीज कर देगा या कम कर देगा। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया मैंने। सबसे पहले क्या है, LH आया, LH सर्च हुआ, इससे क्या हुआ, फॉलिकल्स बने। अब फॉलिकल्स से क्या हुआ, परिपक्व हो गए। एक क्या है, मैच्योर फॉलिकुलर बन गया जिसको हमने बोला ग्राफियन फॉलिकुलर। अब यहाँ पे क्या है, LH सबसे ज़्यादा बढ़ गया। LH हार्मोन के कारण क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकुलर रप्चर होके क्या बनाया इसने, अंडोत्सर्ग किया और ओवम बनाया, ठीक है। अब जो ये रप्चर बॉडी है, ये रप्चर बॉडी क्या करेगी, दो स्ट्रक्चर बनाएगी। एक तो कॉर्पस लूटियम जिसको हमने येलो बॉडी बोला, और दूसरा है कॉर्पस एल्पिकन जिसको हमने वाइट बॉडी बोला। अब इससे वाली फेस में क्या हुआ था, जो हमारा ओवम है ये सेकेंडरी oocyte बनकर तैयार हो गया था और हमारे पास दो सेल्स बच गई थी, एक तो कॉर्पस लूटियम और एक कॉर्पस एल्पिकन। अब क्या होगा, जब ओव्यूलेशन हो गया है, आफ्टर ओव्यूलेशन दो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बच गया, मैंने बताया ना, कॉर्पस लूटियम जिसको हमने पित्त बिंदु या फिर येलो बॉडी भी बोला। अब इस येलो बॉडी के साथ दो कंडीशन हो जाएगी। पहला तो ये कि वो रप्चर होकर क्या करेगी, ओवम बनाएगी। दूसरा क्या है कि वो कॉर्पस बॉडी रप्चर ना होकर कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, अगर क्या है फर्टिलाइजेशन या फिर प्रजनन हो जाता है तो क्या होगा, ये जो येलो बॉडी है, पित्त बिंदु है, ये क्या करेगा, 3 से 12 वीक तक हमारी बॉडी में ही रहेगा और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, ओवम है प्राइमरी oocyte वो बना देगा, ठीक है, फीमेल गैमेट बना देगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में। अब जब ये एल्बिकन है, ये वाइट बॉडी है, ये क्या है, फिर से बॉडी में रिजॉल्व हो जाएगा और जो नई साइकिल है वो स्टार्ट होने लग जाएगी। और जो हमारी यूट्राइन साइकिल थी उसमें क्या था, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो गई थी, मतलब कि पहले से अपनी कंडीशन में आ गई थी। तो इसके बाद क्या है, एक न्यू साइकिल फिर से 28 दिन बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है, ये जो दोनों फेस चलती है कंबाइंड फेस चलती है। तो एक बार हम देख लेंगे कि ये जो दोनों कंबाइंड फेस है ये कैसे चलती है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मेंस्ट्रुएशन फेस है वो सिंगल चलती है 1 to 5 डेज में। अब जो पॉलीफिलेटिव फेस है और फॉलिकुलर फेस है ये एक साथ चलती है, जिसको हमने प्री ओवुलेटरी फेस बोला, 6 से 13 दिन में। फिर जो ओवुलेटरी फेस है वो 14 दिन पे आती है, और सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेस दोनों साथ में चलती है, जो कितने दिन पर चलती है, 15 से 28 दिन पर। और इसी फेस को हम मोस्ट कॉन्स्टेंट फेस भी बोलते हैं या पोस्ट ओवुलेटरी फेस भी बोलते हैं। अब हम कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक किसके साथ होता है, हमेशा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ, कि अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो FSH का लेवल डिक्रीज होगा। ऐसे क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका नेगेटिव फीडबैक होगा ईस्ट्रोजन के साथ। मतलब कि अगर LH का लेवल इंक्रीज होगा, नहीं सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक होता है। LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका पॉजिटिव फीडबैक किसके साथ होगा, ईस्ट्रोजन के साथ। मतलब कि अगर LH हार्मोन बढ़ रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या है, इंक्रीज होगा। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज होगा। अब ईस्ट्रोजन सबसे पहले स्टार्ट होना कब शुरू होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो ब्लीडिंग फेस है वो 5th डे पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो जो ईस्ट्रोजन है वो 5वें दिन से रिलीज होना शुरू हो जाएगा।
और जो ईस्ट्रोजन है वो पीक पे कब होगा, 15 दिन पे। 15वें दिन पे ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पीक पे कब होगा, 13 डे पे, जिस कंडीशन को हमने एलएच सर्ज भी बोला, ठीक है। फिर अगर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की बात करें तो ये पीक पे होगा 21 दिन पे। अब जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है उसका नेगेटिव फीडबैक होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के साथ, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज होगा तो GnRH का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर अभी हम आगे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फिजियोलॉजी की फ्लो की बात करेंगे तो उसमें क्या है, इन सब हार्मोन का रोल है। तो इसलिए मैंने आपको ये जो कुछ प्रिंसिपल थे या फिर की पॉइंट थे वो डिस्कस कर दिए। अब अगर नॉर्मल साइकिल की बात करें तो 28 डेज की होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं इसके, 3 से 7 दिन तक। और नॉर्मल ब्लीडिंग मैंने आपको बता दें कि 30 से 40 है, फिर हम इसको 35 एवरेज भी ले लेते हैं। और अप टू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 80 ml। और अगर हम पैड की बात करें तो 4 से 5 पैड पर डे यूज होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्लीडिंग। अब फिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है वो बना कैसे या फिर कहाँ से आया, ठीक है। तो बिफोर ओव्यूलेशन से पहले क्या होगी, जो ये प्राइमरी oocyte है या फिर जो सेकेंडरी सेल है, ये क्या करेगी, थिका, इसमें क्या है, 2 टाइप्स की सेल होती है, एक तो थिका सेल और दूसरी है ग्रैनुलोसा सेल। अब जो ग्रैनुलोसा सेल है उसमें क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेगी, एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में थिका सेल को रप्चर करने का काम करेगी, ठीक है। अब जो थिका सेल है उसमें क्या होता है, LH रिसेप्टर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर, जो क्या बनाएंगी, एंड्रोजन। तो यहाँ से हमें एरोमेटेज एंजाइम मिला और यहाँ से हमें एंड्रोजन मिला, ठीक है। अब क्या होगा, जो एंड्रोजन है वो एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ईस्ट्रोडियोल बनाएगी, और ये ईस्ट्रोडियोल किसकी फॉर्म में, ईस्ट्रोजन की। तो यहाँ से क्या है, हमें ईस्ट्रोजन हार्मोन मिल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन की। अब वो तो बिफोर ओवुलेशन से पहले। अब क्या है, ओवुलेशन के बाद यानी कि आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा, जो ये ग्रैनुलोसा सेल और थिका सेल रप्चर हो गई, क्योंकि जो प्राइमरी oocyte है, ग्राफियन फॉलिकल है, वहाँ पे LH सर्च के कारण वो रप्चर हो गया था, ठीक है। तो रप्चर होने के बाद क्या बची हमारे पास, रप्चर या फिर ल्यूटियल ग्रैनुलोसा सेल और ल्यूटियल थिका सेल। तो जो ल्यूटियल ग्रैनुलोसा सेल है ये क्या करेगी, इनहिबिन को रिलीज करेगी, और इनहिबिन क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का काम करेगी थिका सेल के साथ रिएक्शन करके। तो जो इनहिबिन है ये क्या करेगा, प्रिग्रिनॉन बनाएगा, ठीक है। प्रिग्रिनॉल किसकी फॉर्म है, प्रोजेस्टेरॉन की। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मिल गया। तो अब क्या है, हमें ईस्ट्रोजन भी मिल गया और प्रोजेस्टेरॉन भी मिल चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। सबसे पहले जो फिजियोलॉजी होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो उसमें क्या है, एक हिप्पो एक्सिस का मेन रोल होता है। हिप्पो एक्सिस का मतलब क्या है, मतलब जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं या फिर अपना वर्क कर रहे हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सबको पता है, पिट्यूटरी या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को रेगुलेट या फिर कंट्रोल कौन करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। और जो ये जितनी प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ओवरीज में। तो हमने इसको क्या बोला, हिप्पो एक्सिस। हिप्पो एक्सिस, H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी और O फॉर ओवरीज। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं मास्टर ग्लैंड होती है, लेकिन उस मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही क्या है, पिट्यूटरी को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है, ब्रेन से बोल सकते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ये क्या करेगा, जो ये हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई तो 2 हार्मोन रिलीज हुए, एक तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, 2 हार्मोन रिलीज हुए। तो पहला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है लुटेनाइजिंग हार्मोन या फिर LH हार्मोन। मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म बता दिया था कि जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो निकल रहा है तो ये किस पर अटैक करेंगे, ओवरी पे। और ओवरी पे अटैक करने के कारण ये क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन का लेवल है उसको इंक्रीज कर देंगे, ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को करेंगे, क्योंकि FSH क्या करता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 11 डे पे ईस्ट्रोजन को रिलीज कर दिया। अब ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक किस पे होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर। तो ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ा तो फॉलिकुलर हार्मोन क्या है, अपने आप कम हो जाएगा।
तो नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग ईस्ट्रोजन ने क्या करा, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर दिया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को बढ़ा दिया, और यहीं पे क्या है, एलएच सर्च की प्रक्रिया हुई। ठीक है, जो एलएच है वो अपने मैक्सिमम लेवल या पीक पर पहुंच गया। अब एलएच सर्च के कारण क्या हुआ, वहां पे ल्यूटेल एक्टिविटी और कॉर्पस लूटियम बन गया इस एलएच के कारण। ठीक है, एलएच हार्मोन के कारण 21 दिन पे। अब जो कॉर्पस लूटियम है इसने क्या करा, 3 हार्मोन को रिलीज किया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना, कॉर्पस लूटियम है उसमें क्या है, थिका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल होती है, जहां से क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है और साथ में इनहिबिन भी बन रहा था। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम ने क्या किया, 3 हार्मोन को रिलीज किया। सबसे पहले इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब इनका नेगेटिव फीडबैक मैंने आपको बताया, तो इनहिबिन क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके लेवल को डिक्रीज कर देगा, जबकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करेंगे, जीएनआरएच के लेवल को डिक्रीज करने का काम करेंगे, ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसके कारण क्या होगी, जो एंडोमीट्रियम है वो कंप्लीटली बन जाएगी और जो यूट्राइन चेंजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो यूट्रस है और ओवरीज है वो क्या है, अपनी पहले वाली स्टेज में वापस आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस 28 डेज में खत्म हो जाएगा और रिसाइकिल स्टार्ट होगी, या बोल सकते हैं जो न्यू मेंसेस है उसके लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। तो ये क्या था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरा डिस्कस कर लिया। अगर हम बोले कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टमी आपने सुना होगा, ठीक है, वो परफॉर्म करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, तो वो है फॉलिकुलर फेज या फिर पॉलीफिलेटिव फेज। इस टाइम पे क्या है, हम फीमेल का स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।